सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के निकाला गया है, इकोनॉमिक्स के जो मॉडल सेट नंबर 2 के है, मॉडल सेट नंबर 2 के जो आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है वो वीडियो प्रश्न उत्तर करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि ये सब प्रश्न पिछले वाला वीडियो में करवा चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं सब वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग करेंगे करीब यहाँ 14 नंबर तक किए थे। आज की वीडियो करेंगे 15 नंबर से, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न में मिलेगा 5 नंबर और कुल 3 प्रश्न में मिलेगा 15 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न को उत्तर देने के लिए कहा गया है, लेकिन प्रश्न दिया गया 5 प्रश्न। तो परीक्षा में आप लोग को जो वाला आसान होगा वही वाला प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए एक एक प्रश्न को। जैसे कि यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर एक सेकंड इसको नीचे करते थोड़ा। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध की व्याख्या करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में निम्नलिखित संबंध है। एक नंबर संबंध है कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों की गणना कुल उत्पाद से ही की जाती है। ठीक है, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों की गणना कुल उत्पाद से ही की जाती है। सीमांत उत्पाद बराबर क्या होता है? कुल उत्पाद में परिवर्तन बटे होता है परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन। ठीक है, देखिए सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी बराबर होता है कुल उत्पाद में परिवर्तन यानी टोटल प्रोडक्ट में परिवर्तन यानी डेल्टा टीपी डिवाइड परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू होता है। ठीक है, ये होता है सीमांत उत्पाद। अगर औसत उत्पाद निकालेंगे तो औसत उत्पाद बराबर होता है कुल उत्पाद बराबर परिवर्तनशील साधनों की इकाई। ठीक है, इसको अगर इस तरह से लिखे औसत उत्पाद को किससे दर्शाते हैं? एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी बराबर होता है टोटल प्रोडक्ट टीपी इन डिवाइड क्यू। ठीक है, ये होता है एवरेज प्रोडक्ट। यह हुआ पहला संबंध। दूसरा संबंध ये है कि कुल उत्पाद के बढ़ने से सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों ही घटते हैं। जब कुल उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों ही घटता है, किंतु सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट औसत उत्पाद की तुलना में अधिक तेजी से घटती है। ठीक है, तीसरा संबंध ये दे सकते हैं आप लोग कि देखिए औसत उत्पाद घटती है, औसत उत्पाद तो घटती है और सीमांत उत्पाद भी घटती है, लेकिन सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होती है। ठीक है, लेकिन औसत उत्पाद ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, ये हुआ सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद का संबंध। इसको तालिका से आप समझेंगे। ठीक है, कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध की तालिका, जैसे कि यहाँ पर तालिका एक दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है श्रम, यहाँ पर दिया गया है श्रम यानी लेबर। ठीक है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद दिया गया, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद दिया गया, यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पाद दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर श्रम दिया गया है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट दिया गया है। मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी बराबर क्या होता है? जैसे टीपीएन यानी अंतिम इकाई माइनस पहले की इकाई, यानी अंतिम इकाई पर 25 है तो 25 ही हो जाएगा एमपी। यहाँ पर क्या होगा? 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 यानी 20 होगा। यहाँ पर 60 माइनस 45 यानी 15 होगा। यहाँ पर 70 माइनस 60 यानी 10 हो जाएगा। यहाँ पर 75 माइनस 70 यानी 5 हो जाएगा। 75 माइनस 75 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 70 माइनस 75 माइनस 5 हो जाएगा। 60 माइनस 70 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीमांत उत्पाद माइनस में भी आ रहा है। ठीक है, ये हुआ सीमांत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा? 25 डिवाइड 1, 25 डिवाइड 1 25, 45 डिवाइड 2, 45 डिवाइड 2 यानी 22 में 25। ठीक है, उसके बाद क्या है? 60 डिवाइड 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पर 70 डिवाइड 4 तो कितना आ रहा है? 17.5। यहाँ पर 75 डिवाइड 5 तो कितना आ रहा है? 15। ठीक है, इस तरह करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर सीमांत उत्पाद भी घट रहा है और औसत उत्पाद भी घट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीमांत उत्पाद 5 घट रहा है, 5 घट रहा है, लेकिन औसत उत्पाद यहाँ पर 2.5 घट रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों ही घटती है, लेकिन औसत उत्पाद की तुलना में सीमांत उत्पाद की दर ज़्यादा तेजी से घटती है। ठीक है, ये हुआ तालिका से। इसको अगला प्रश्न है, जैसे कि 16 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन का व्याख्या कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन क्या होता है? जहाँ पर
कुल मांग, जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाता है उसी को कहा जाता है एक फर्म का संतुलन। ठीक है, तो जैसे तो देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा क्रेता तथा विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं। यानी जिस कीमत पर विक्रेता किसी वस्तु को बेचना चाहता है उसी कीमत पर कोई भी क्रेता उस वस्तु को खरीदना चाहता है। ठीक है, जिस कीमत पर जितनी मात्रा क्रेता खरीदना चाहता है उसी कीमत पर उतनी ही मात्रा विक्रेता बेचना चाहता है। यदि संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में परिवर्तन होता है तो मांग में पूर्ति बल आपस में इस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे कि संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पुनः प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये था। आप देखेंगे इसको तालिका के द्वारा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन तालिका के द्वारा। ठीक है, तालिका के द्वारा देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर तालिका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तालिका दिया गया है, यहाँ पर है, एक सेकंड इसको नीचे करते हैं। यहाँ पर दिया गया कीमत प्रति इकाई रुपये में, यहाँ पर वस्तु की इकाइयाँ दिया गया है, यहाँ पर वस्तु की मांग की इकाई, यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो देखिए जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है तब यहाँ पर वस्तु की पूर्ति कितना है 100, यहाँ पर वस्तु की मांग कितना है 20। तो यहाँ पर देखिए पूर्ति ज़्यादा है, 20 मांग कम है, तो यहाँ पर क्या पूर्ति ज़्यादा यानी अतिरिक्त पूर्ति हो जाएगा। अगला देखिए जब वस्तु की कीमत 6 है तो पूर्ति कितना 60 और मांग भी 60, तो दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर होते हैं तो संतुलन दशा में होती है, तो यहाँ पर पूर्ति बराबर मांग है इसलिए संतुलन में है। ठीक है, अगला देखिए जब वस्तु की कीमत 4 है और यहाँ पर पूर्ति है 40 और यहाँ पर मांग है 40 और देखिए एक सेकंड, यहाँ पर पूर्ति है 40 और मांग है 80। ठीक है, तो यहाँ पर मांग ज़्यादा है यानी अतिरिक्त मांग कहेंगे इसको। तो संतुलन कहाँ पर होगा, जब 60 बराबर 60 होगा तो संतुलन की दशा यहाँ पर होगा। इसको अब ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, इसको भी ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ दिखाना दिखाएगा परीक्षा में। ठीक है, ज़्यादा नंबर मिलेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन ग्राफ के द्वारा, जैसे कि अब ग्राफ है, यहाँ पर 2 अक्ष लिए, इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष में मांग या पूर्ति को लिए, वाई अक्ष में कीमत के लिए। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु की कीमत 6 है तो देखिए मांग कहाँ पर आ रहा है 60 और पूर्ति भी 60 आ रहा है, यानी मांग और पूर्ति दोनों क्या है बराबर है। तो ई बिंदु पर क्या है संतुलन के बिंदु, यानी मांग बराबर पूर्ति है। ठीक है, ये वाला ग्राफ छाप लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इधर मांग है, यहाँ पर मांग रेखा है, इधर पूर्ति रेखा है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो केंद्रीय बैंक के क्या कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि निम्नलिखित है। जैसे कि केंद्रीय बैंक का सबसे प्रथम कार्य क्या है कि नोट निर्गमन का अधिकार। नोट कौन छापता है, केंद्रीय बैंक, आरबीआई छापता है। केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। तो वर्तमान समय में यहाँ पर क्या है, वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देशों में असीमित विधि ग्रहण के रूप में घोषित होते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर 2 नंबर की सरकार का बैंकर एजेंट एवं वित्तीय परामर्श देता है। तो सरकार के बैंकर के रूप में भी केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तो व्यापारियों और सामान्य व्यक्तियों की भांति सरकार को भी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकों के रूप में भी सभी कार्य करते हैं जो एक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगला है यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक बैंकों का भी बैंक होता है। ठीक है, जैसे कि पब्लिक का बैंक हम वाणिज्य बैंक होता है, वाणिज्य बैंकों का बैंक कौन होता है, आरबीआई, केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकों का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहक के साथ होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर 4 नंबर अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता यानी जो सामान्य बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, उसको कौन ऋण देता है, केंद्रीय बैंक, आरबीआई देता है। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। जब किसी व्यापारिक बैंकों को वित्तीय संकट के दौरान कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है तो केंद्रीय बैंक से अंतिम सहारे के रूप में ऋण मांग कर सकता है। ठीक है, यह हुआ केंद्रीय बैंक के कार्य। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है। प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। तो वस्तु विनिमय क्या किसे कहा जाता है, जैसे 2 व्यक्ति है यहाँ पर, तो एक वस्तु इसको कुछ वस्तु देंगे, उसके बदले में दूसरा वस्तु इसको भी कुछ वस्तु देंगे, तो दोनों में क्या रहा है, आपस में आदान प्रदान हो रहा है वस्तु का। तो वो आपस में आदान प्रदान को ही क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो इसके एक दोष को मतलब वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका दोष क्या है, दोष ये है कि जैसे 2 व्यक्ति है, एक पहला व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है। मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति के पास चावल है और पहला व्यक्ति को ज़रूरत है कपड़ा की। ठीक है, पहले व्यक्ति को ज़रूरत किसकी है, कपड़ा की ज़रूरत है। ठीक है,
व्यक्ति को क्या करना होगा, जैसे बहुत सारे व्यक्ति है, जैसे दूसरा व्यक्ति है, कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई चौथा व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो चावल लेने के लिए उत्सुक है, जो चावल लेना चाहता है, और साथ में ऐसे भी व्यक्ति को चाहिए जिसके पास कपड़ा मौजूद है, क्योंकि पहला व्यक्ति को कपड़ा चाहिए। इसलिए इस क्या होगा, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में एक दोहरे संभोग का अभाव हुआ। ठीक है, इसको यानी ढूंढने पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही कठिनाई है। इसलिए इसके मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि उत्तर के दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु को और साथ ही आपस में एक दूसरे के बदलने के लिए दोनों तैयार हो। ठीक है, परंतु ऐसा संयोग सदैव संभव नहीं है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति चावल के बदले में कपड़ा चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा जब उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जबकि जिसके पास बदलने के लिए ना केवल कपड़ा ही हो बल्कि उसके चावल की भी आवश्यकता है। परंतु व्यावहारिक जीवन में ऐसा दोहरा संयोग कठिनता से ही मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वो 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि एक यहाँ पर नीचे करते प्रश्न है कि बैंक दर क्या है, बैंक दर मुद्रा को पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए बैंक दर क्या होता है, जैसे कि हम लोग बैंक से मान लेते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेते तो क्या होता है, कहाँ से हम लोग लोन लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक से या सामान्य बैंक से। तो बैंक उसके बदले में कुछ ब्याज दर भी तो रखता है, तो कुछ ब्याज दर भी रखता है। तो उसी तरह जो सामान्य बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, वो आरबीआई से ऋण उधार लेता है। ठीक है, आरबीआई से ऋण उधार लेता है। तो आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दर निर्धारित किया जाता है उसी को कहा जाता है बैंक दर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बैंक दर। तो बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई व्यापारिक बैंकों को सरकारी एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करती है, यानी जिस दर पर इस कटौती की दर को ही बैंक दर कहते हैं। ठीक है, इसे मतलब कटौती की दर भी कहा जाता है। ये मुद्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है, देखिए अगर आरबीआई के द्वारा मतलब बैंक दर ज़्यादा कर दिया जाएगा तो बाजार में क्या होगा, मुद्रा घट जाएगी। ठीक है, और अगर आरबीआई के द्वारा यहाँ पर दर को कम किया जाएगा तो वाणिज्यिक बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुद्रा आ जाएगी। बैंकों के पास जब ज़्यादा से मुद्रा आ जाएगी तो बाजार में भी मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, तो यही प्रभावित करता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि बैंक दर मुद्रा की पूर्ति को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। जब आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देती है तब बाजार में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, यानी यहाँ पर बैंक दर बढ़ जाती है, तथा जब आरबीआई बैंक दर को घटा देती है तब बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।